वक्त सबको मिलती है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है अपनी वक्त को बदलने के लिए। इसलिए अभी वक्त मिला है तो लाइफ में कुछ कीजिए, अपना वक्त को यूं बर्बाद मत कीजिए। पढ़ाई छोड़ के समय बर्बाद करोगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान पाठशाला स्टार पे। तो जैसे कि आप अभी थंबनेल को देख के आए होंगे कि इस क्लास को करने के बाद आपका 4 नंबर कंप्लीट होने जा रहा है। तो ठीक सही देखें हैं आप, 4 नंबर कंप्लीट होगा। इस क्लास को आप पूरा कीजिए। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, पूरा क्लास को कीजिए। आपको 4 नंबर कंप्लीट होने जा रहा है, जो कि 10th क्लास में 100 नंबर के एग्जाम में पूछा रहा था, उसमें से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा बोर्ड पे है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 8, 22 को मसा और लसा निकालिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालना और लसा निकालना, मतलब कहे तो HCF और LCM निकालना है। तो क्वेश्चन अंक मेरा कितना दिया हुआ, 6, 8, 22। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसको हम लोग बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले आंसर में लिखते हैं आराम से एकदम। ठीक है, तो ये पहला का आंसर लिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर में लिख रहे हैं। तो आंसर में पहले लिखना है कि अंक कितना कितना दिया हुआ, तो 6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ और 22 दिया हुआ। ये दोनों क्वेश्चन है, इसको बनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसको पहले समझिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले तोड़ना है। ठीक है, बचपन की तरह जैसे गुणनखंड में तोड़ते थे। तो इसको फटाक से तोड़िए पहले। तो 2 से लगाइएगा तो कितना मतलब लगेगा, 3। चलिए इसको 8 से 8 में लगाइए 2 से तो कितना हो जाएगा, 4। फिर इसको 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, गौर से समझिए। चलिए 22 है, 22 को 2 से लगाइए तो हो जाएगा 11। तब उसके बाद अब लगेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अब जिसका जिसका गुणनखंड तोड़ने के बाद आया वो लिख दीजिए। तो 6 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 3, और 8 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, चलिए 22 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 11। कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ से एक पॉइंट पहले 10 दिमाग में हटा लीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसे समझिए, HCF और LCM बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मसा और लसा। तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा क्या, मसा। पहले क्या लिखिएगा, मसा। मसा मतलब कहे तो क्या, HCF। ठीक है, तो मसा क्या है थोड़ा सा पहले समझ लिए, थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए क्योंकि ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे हम। सिंपल समझिए, मसा जो होगा, जो ये अंक दिया हुआ, ये जो अंक दिख रहा 6, 8, 22, मसा जो होगा, जो अंक दिया हुआ उसमें से सबसे छोटा वाला होगा, या फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे पूरा छोटा वाला होगा। कहने का मतलब ये बोल के जा रहे हैं कि जो अंक यहाँ पे दे रहा है 6, 8, 22, तो इसमें से छोटा कौन दिख रहा है आपको, 6। या तो मसा 6 होगा या मसा 6 से भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए लसा के बारे में बात कीजिए। लसा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें बड़ा वाला अंक कौन है, 12, मतलब 22 है। तो मसा जो होगा, लसा जो होगा 22 होगा, या फिर लसा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इसको एक लैंग्वेज में अपने शब्द में कहिएगा ये कि मसा सबसे छोटा वाला होता है और लसा जो होता है सबसे क्या होता है, बड़ा वाला। तो बड़ा छोटा आप समझ गए होंगे, जो अंक दिया हुआ उससे भी छोटा हो सकता है मसा, या फिर वो होगा। या फिर लसा के बारे में बात किया जाए तो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से बड़ा वाला अंक होगा या फिर उससे बड़ा होगा। तो आप लोगों के सामने एक एग्जांपल बोर्ड पे लिखे हैं, या तो मसा 6 होगा या फिर 6 से क्या होगा, छोटा। लसा या तो 22 होगा या फिर 22 से क्या होगा, बड़ा। कोई दिक्कत? चल समझ गए होंगे। तो आप समझिए कि आखिर होगा क्या। तो मसा के लिए समझ गया। तो मसा के लिए सिंपल भी एक बात आप समझिए कि मसा जितना गुणनखंड दिख रहा है आपका, 6 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड और 22 का गुणनखंड, तो दोनों में मिक्स करना चाहिए। मतलब ऐसा अंक जो तीनों अंक में मिले। तो यहाँ पे 2 देखिए तो तीनों मिल के जा रहा है। ठीक है, 3 देखिए तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 2 देखिए तो इसमें है और इसमें गायब है। 11 इसमें है, सिर्फ इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो सिर्फ सब मेल कौन रहा, तो कितना मिल रहा है, 2 का। मतलब 2 का गुणनखंड सब में मिल रहा है, इसलिए मसा में लिखा जाएगा 2। कोई दिक्कत? अभी जस्ट बताए थे कि 6 होगा या फिर 6 से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए आगे 6 से छोटा। ठीक है, चलिए इसको आप देखिए, सवाल आता है सर लसा लिखिए, तो लसा लिख देना है। लसा मतलब क्या है, तो लसा का मतलब क्या है, तो LCM। तो लसा का ध्यान रखिए, अगर गुणनखंड सब में मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो सबको क्या कर देना, गुणना कर देना। तो ये गुणनखंड जो मिला उसको लिख दीजिए, और क्या मिला, तो ये दोनों तो मिलेगा नहीं, तो इसको 2 2 लिख दीजिए, 2 गुने 2। ठीक है, चलिए अब ये 3 बचा 100 लिख दीजिए, और जो 11 बचा 100 लिख दीजिए। इसको इधर से गुना करता रहेगा तो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। तो 33 हो गया, गुना कीजिए, 11 3 33, 33 गुना कितना हो जाता है, 66। 66 दुना गुना करिए फटाक से, अगर नहीं है तो 66 दुना गुना करिए फटाक से। 6 दुना 12 कितना हो गया, 12, और 12 1 3 132, 132 में 2 से फिर से गुना कर लिए तो कितना हो जाएगा, 124।
164, सॉरी 164 नहीं 264, कितना हो जाएगा 264, गुना करिए 2 दूना 4 3 6, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो ज़्यादा समय को मतलब गलत कैलकुलेशन नहीं करना, जैसे हम कैलकुलेशन कीजिए वैसे आप भी कीजिएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना चाहिए कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, गलत ना करें, क्योंकि समय नहीं है। अगर आप गलत कीजिएगा हड़बड़ में तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए कैलकुलेशन नहीं आता कर लिया कीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन डन हुआ। तब हम लोग अब दूसरा सवाल को देखेंगे, जिसको हम लोग साफ करते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन मेरा बोर्ड पे है। क्या क्वेश्चन बोल के जा रहा है, यूक्लिड विभाजकता का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजकता का प्रयोग कर 306 तथा 657 का मासा निकाले, ठीक है। तो मतलब कि 2 डिजिट दिया हुआ, पहला क्या है 306 और दूसरा है 657, इसको निकालना है मासा, ठीक है, मतलब सिर्फ HCF निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं, क्या बोल के जा रहा है आंसर में, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो पहला आंसर में लिख रहा कितना 306 बोल रहा है और 657 ये बोल के जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिए कि पहले बनेगा कैसे से ध्यान रखिए, इतना और इतना क्या निकालना मासा 657। तो इसमें पहले ध्यान रखिए कि यूक्लिड एल्गोरिदम कह के जरा, ठीक है। तो पहला वाला यूक्लिड एल्गोरिदम का मतलब फार्मूला जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिए कि ए बराबर क्या होता है BQ + R, मतलब ये फार्मूला पे लगाना है, ठीक है। यूक्लिड विधि का काम यही होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें सवाल आता है सर मानना पड़ेगा कि ए कौन होता है B कौन होता है, तो हमेशा इसमें पहला काम ध्यान रखिएगा, जो बड़ा वाला अंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए। तो इसमें कह सकते हैं ए बराबर हो जाएगा 657 और बी बराबर हो जाएगा 306, कोई दिक्कत। अब ये फार्मूला पे इसको बैठा देना, ठीक है। चलिए, तो फटाफट बैठ देते जाइए। फार्मूला क्या बोल रहा है, ए बराबर BQ + R, बैठाइए फटाफट। तो 657 बराबर, और यहाँ कितना हो गया 306। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है क्या, क्योंकि Q और R देखिए, यहाँ पे Q और R क्या है प्लस में, एक पर गुणा में एक प्लस में, ठीक है। Q गुणा में है और R क्या है प्लस में। तो इसमें 306 में कुछ अंक को गुणा करना, कुछ अंक से जोड़ना है, तब कितना ना चाहिए 657। थोड़ा सा यहाँ टेलर दिखाते हैं, थोड़ा सा समझिए। जैसे 5 लाना, यहाँ पे दिया 2, इसको समझिए तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। 5 लाना दिया हुआ 2, तो 2 में अगर 3 से गुना कीजिए तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना नहीं करना, 2 से गुना करना। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1 जोड़ दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसको आप सवाल आ रहा है सर कि इसको आगे चलना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो दिख रहा है यूक्लिड विधि का फॉर्मूला, इसमें बस ध्यान रखना है, सिद्धांत होना चाहिए कि R बराबर 0 लाना, बस फटाक से। अगर R बराबर 0 आ गया तो मासा निकल जाएगा। तो ये आपके A हो गया, एक आप B हो गया, एक Q हो गया, क्या हो गया R हो गया। तो R बराबर 0 आया नहीं आया सर, तो आगे चलने के लिए तरीका ये होता है कि 2 को यहाँ लाइए और 1 को यहाँ लाइए, 1 में 2 से गुना कीजिए, 2 प्लस जोड़ दीजिए, काम समाप्त, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ समझ गए होंगे, इसको समझिए। 306 में गुना करना, ठीक है। तो 306 में हमको लगता है अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ज़्यादा नहीं होगा, 3 से गुना कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इसे 2 से गुना कीजिए तो 600 कुछ आएगा। अब जो आएगा उसको क्या करना है, जोड़ना। अब सवाल आता है सर कितना आता है, तो गुना कर लिया फटाक सा। तो गुना की 6 दूना कितना आ जाएगा 12, 6 दूना कितना आ जाएगा 12, हाथ में 1 रहेगा, 2 1 2 1 3, 3 दूना 6, यानी कि 632। 632 को कितना बनाना है 657, जोड़ने के लिए जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, 600 कितना बनाना है 57। तो इसको आप जोड़ देंगे फटाक से, इसको 7 बनाना तो 5 जोड़ देंगे, इसको 5 बनाना तो 2 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। तो 25 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 25, 5 2 3 5 2 7 3 2 5 आ जाएगा 657, कोई दिक्कत। R बराबर 0 आया नहीं आया, तो ये 306 को यहाँ लेके आइए और 25 को यहाँ लेके आइए, एकदम समझते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप यहाँ ध्यान रखिए, आप 306 लाना, तो 306 में आप खुद से समझिए कि अगर 4 से इसको गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए, 8 से गुना कीजिए तो मान के लिए 25 है, 25 चौक कितना हो जाता है 100, 4 बार में गुना करते हैं तो 100 होता है। इससे पता चल रहा है कि 4 बार में गुना करते हैं तो 100 होता है। तो इससे कितना गुना करेंगे 12 बार, 12 बार गुना कीजिए, तो 12 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। 12 बार में गुना कीजिए नहीं हो जाएगा, गौर से समझिए ना, 4 बार में गुना कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 100, तो 4 3 12 यानी का 100, तो 300 हो जाएगा, और 300 हम लोग कितना जोड़ देंगे 6, तो हो जाएगा 306, कोई दिक्कत है क्या। अब सवाल यहाँ फंस जा रहा है कि सर गुना ने खुद से समझिए ना, 25 में अगर 4 से गुना कीजिए तो 100 ही ना होगा, 4 से गुना कीजिए तो 100, अगर 8 से गुना करते हैं तो 200, अब अगर 12 से गुना करते हैं तो 300, ठीक है। नहीं तो करके देख लीजिए, 25 में कितना से गुना करना है 12 से, कर लीजिए फटाक से, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 5 दूना 10 हो गया, हाथ में 1, 2 दूना 4, 5 1 5, 5 और 2 कितना हो गया, 1 मिनट, 2 दूना 5 दूना 10, हाथ में 1, 2 दूना 4, 4 हो गया, और 5 1 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 के 100, हाथ में 1, 2 1 2, 2 1 3, 300, ठीक तो, यानी कि ये गुना सही है। और 6 जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आइए, 25 को 25 लाइए, 6 को 6 लाइए, यहाँ पे लाइएगा, ठीक है, आराम समझिए। 6 में गुना कीजिएगा 6 4 से, तो 6 चौके 24 और 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 25, समझते जाइए। 6 बराबर कितना आ जाएगा 1 गुने 6 प्लस जे जो, कोई दिक्कत।
तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मसा। तो बोल सकते हैं कि इसका मसा कितना हो गया, 1। कोई दिक्कत, चलिए। तो आप किन्हीं को डाउट होगा सर हल्का सा कुछ हमको कन्फ्यूजन हुआ, तो कन्फ्यूजन होगा तो इसका थ्योरी जो होगा, जो वास्तविक संख्या जब हम पढ़ाएं थे यूट्यूब पे, तो उसका जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, वहाँ जाके देखिएगा, पूरा वास्तविक संख्या दिया हुआ, पूरा अच्छा से वहाँ समझाया हुआ। ठीक है, मेरे पास अभी इसलिए ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो मेरा बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं कि √5 एक कैसे संख्या, अपरिमेय संख्या। तो कुछ हम मान लिए बोर्ड पर, आंसर में भी हम कुछ लिख दिए हैं। क्या आंसर में लिख दिए हैं, सीधे यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, जो माने उस पर ध्यान रखिए। अगर संभव हो जा रहा तो संख्या क्या होगा, परिमेय। संभव मतलब जो होना चाहिए था वो होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे संभव, और जो होना चाहिए था वो नहीं होगा उसको बोलेंगे असंभव। जैसे एग्जाम्पल में बोर्ड पे एक बात लिख रहे, क्या सही है, गलत है। 3 5 और 3 8 होता है, लेकिन लिखा हुआ सही, ये असंभव है, मतलब संभव नहीं है, ये दोनों बराबर आपस में नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो कौन संख्या कहला जाएगा, अपरिमेय। अगर जब बराबर हो जाएगा तो वो कौन संख्या कहला जाएगा, परिमेय। तो हम लोग को बराबर लाना या नहीं लाना, तो बराबर नहीं लाना। कोई दिक्कत, चलिए माइंड में सेफ हो गया। तो हम बोर्ड पे मान लिए कि उसने बोर्ड पे आप कुछ आंसर बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्या लिख दिए, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, चलिए। तो यहाँ पे कुछ एक शर्त आता है, इसको तो पहला पॉइंट यही करना है इसमें, यदि संभव हो तो माने कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें कुछ पॉइंट ये है कि 5 देखना है किसके वर्ग के आसपास में आता है। तो 1 का वर्ग कीजिए तो 1, 2 का वर्ग कीजिए तो 4, इसके आसपास में आता 5 नहीं आता। चलिए 2 का वर्ग कीजिए और 3 का वर्ग कीजिए, तो 2 का वर्ग कीजिए 4, 3 का वर्ग कीजिए 9, 4 और 9 के बीच 5 आता है, एकदम आता है, एकदम आता है। 4 और 9 के बीच में 5 आता है। तो वही यहाँ लिखना कि 2 का वर्ग से बड़ा है √5 और 3 का वर्ग से √5 छोटा है। मतलब 2 का वर्ग से रूट जो है बड़ा है और 3 का वर्ग से रूट जो है 5 कैसा है, छोटा। अब जो यहाँ माने हैं वही लिखना। ठीक है, यहाँ क्या माने, 2 और यहाँ 3, तो यही लिखना है। यहाँ पे एकदम सुंदर से देख लीजिए, तो लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे, 2 और 3, क्या लिखेंगे, 2 और 3 के बीच कोई लिखा हुआ ढंग से लिखिएगा। 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, हम शब्द लिखते जा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी करना है यहाँ पे क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, यही मानना। चलिए पहला मानने वाला काम खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप में फिर माना, ये पैराग्राफ है, थोड़ा सा यहाँ पैराग्राफ छोड़ लेना है। पैराग्राफ छोड़ के लिखना है फिर माना कि, हमेशा ध्यान रखिए क्या लिखना है, फिर माना कि। फिर माना कि मेरा क्या मानना है, तो मेरा दिखा वो √5, ये √5 मान लेना है P/Q। ठीक है, अब जो P/Q माने उसको यहाँ पे कॉमा दे के यहाँ से लिख देना है, ध्यान रखिएगा। लिखना है जहाँ P और जो शब्द लिख रहे हैं वही सब शब्द लिखिएगा, जहाँ P और Q में यही लिखिएगा, जहाँ P और Q में कोई अभीष्ट अभाज्य, जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं वही लिखिएगा। ठीक है, जहाँ P और Q में कोई अभीष्ट अभाज्य, जहाँ P और Q में कोई अभीष्ट अभाज्य, फिर यहाँ से आ जाना, लिखना अभीष्ट अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं है, ये सब शर्त लिखना। ठीक है, कोई दिक्कत, लिखना जहाँ P और Q में कोई अभीष्ट अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं है, और उसका नीचे लिख देना Q = 0। ठीक है, ये नीचे लिखना बहुत जरूरी। यहाँ तक मानना खत्म हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे लिखना दोनों ओर वर्ग करने पर, जो आप माने हैं उसी के बारे में लिखिएगा। यहाँ पे दोनों ओर क्या लिखिएगा, चूँकि लिख दीजिएगा। ठीक है, चूँकि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों वर्ग कीजिए तो √5 यहाँ दिख रहा, देख लीजिएगा। और से √5 के वर्ग कीजिएगा इस साइड, ध्यान रखिएगा। √5 को वर्ग करेंगे और इधर क्यों ना कीजिएगा तो P/Q का क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग हो गया, √5 का वर्ग हो गया, P/Q का वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए, √5 का कीजिएगा कितना हो जाएगा, 5। √5 का वर्ग कीजिएगा, यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा तो इधर आ जाइए, √5 का वर्ग करना, तो √5 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिए, P/Q कीजिएगा क्या हो जाएगा,
पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है, सब कैलकुलेशन हमेशा समझते जाइए। चलिए तो अब यहाँ समझिए, देखिए नीचे ऊपर ये 5 है और नीचे क्यू है, तो यहाँ पे गुना करना है, नीचे कुछ अमाउंट है ये नहीं है, तो 5 से गुना करेगा तो ये क्यू को इधर लाना पड़ेगा को, ठीक है। तो बोल देंगे क्या 5Q, क्या बोल देंगे 5Q और बराबर उधर बोल देंगे पी स्क्वायर बटा क्यू। अब 5Q आ गई एक पूर्णांक संख्या और P बटा Q क्या आ गया भिन्न संख्या। तो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ लिख देना है यही कि 5Q जो है एक कौन संख्या, एक पूर्णांक संख्या। 5 बटा Q एक कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत? और बाद वही लिख देना यहाँ पे कि पी स्क्वायर, क्या लिख देना पी स्क्वायर बटा क्यू, पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या, पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है एक भिन्न संख्या है। कोई दिक्कत? यहाँ लिख दिया इतना सा, तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते, ठीक है। तो आप फ्रेश थोड़ा कर लीजिएगा, तब यहाँ बस बन गया, अब कुछ नहीं काम हो गया। तब यहाँ लिखना वही है कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या दोनों बराबर है नहीं है, तो वही यहाँ लिख देना चूँकि, राम से लिखिएगा, चूँकि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं है भिन्न संख्या, याद रखिएगा। मतलब पूर्णांक संख्या बराबर नहीं है भिन्न संख्या, मतलब संभव नहीं है, और जब संभव नहीं है तो √5 एक कौन संख्या हो गया, तो एक अपरिमेय संख्या। तो बोल देंगे कि √5 एक कौन संख्या, इसलिए इसको लिख देते हैं, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको प्रूव करते सुंदर से आप लिख लीजिएगा। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप यहाँ से लिख देना, फिर तीसरा स्टेप ये, ठीक है। आराम से आप वीडियो को रोक देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर आप 4 को हम लोग देखेंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्या करें, समय को हम सोच रहे कम लगे लेकिन लग ही जाता। चलिए ध्यान रखिए, चौथा नंबर सवाल देखिए मेरा बोर्ड पे, क्या 0.66 के ऊपर रैंकरिंग है, ठीक है, 0.66 के ऊपर रैंकरिंग है को P बटा Q के रूप में लिखे। मतलब P बटा Q के रूप में किसको लिखा जाता है, तो परिमेय संख्या के रूप में परिमेय संख्या को लिखा जाता है। इससे साबित हो रहा है सर कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ 0.6 होगा अपरिमेय संख्या, और वही अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो एग्जाम में सवाल ये देगा, कन्फ्यूजन मत हो गया, सवाल देगा 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे, या बोलेगा 0.6 को P बटा Q के रूप में लिखे, जो अभी बोर्ड पर सवाल बोला। तो इसको पहले देखिए शॉर्ट एकदम लॉन्ग बनाते हैं क्या, हमेशा समझिए। तो इसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम लिखेंगे माना कि, एकदम ध्यान रखिए, क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.666, इसको डॉट डॉट करके समीकरण 1। यहाँ एक ध्यान रखिएगा, जैसे 0.6 दिया, रैंकरिंग दिया, रैंकरिंग का मतलब लगातार चलते जाना, ठीक है। तो 0.66666 दीवार टूट जा, पूरा हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं, रुकेगा नहीं, कुछ वे कुछ जाए, बात समझ में आया कुछ। 0.47 है, 47 है, 2.47, 2.47, 2.47, 2.47, रैंकरिंग का मतलब होता है लगातार, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे समझना, पॉइंट के बाद कितना अंक पर रैंकरिंग है, तो 0.6 था, 6 पर रैंकरिंग, ये हमेशा ध्यान रखिए। 0 पॉइंट कितना 6, तो 6 पर रैंकरिंग था, तो 6 पर रैंकरिंग है, तो रिपीट कितना बार हो रहा है, तो एक बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक पर रैंकरिंग है, ठीक है, रिपीट हो रहा है एक ही अंक। जब एक अंक के लिए रहेगा तो 10, हमेशा एक थोड़ा सा सटीक से ध्यान रखिए, एक अंक रिपीट होगा तो 10, 2 अंक होगा तो 100 और 3 अंक होगा तो 1000, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अगर एक अंक रिपीट हो तो 10, 2 अंक रिपीट हो तो 100 और 3 अंक रिपीट हो तो 1000। रिपीट कितना अंक हो रहा है, एक अंक, तो इसी में गुना कितना करेंगे 10 से। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि लिखेंगे 10 से, याद रखिएगा 10 से दोनों तरफ, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर। आप थोड़ा सुंदर से लिख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से राइटिंग बैठा के, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर। इधर गुना कीजिएगा 10 से तो हो जाएगा 10x, वो साइड कीजिएगा 10 से, तो पता है कि 1 के लिए 10 होता, तो उधर से 1 आवेगा तो कितना हो जाएगा 6.66, समीकरण 2। कोई दिक्कत, 6.66, एक और 6 लिख लो, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है कुछ। 10 के लिए 1 ही होता, अगर यहाँ पे गुना हम 100 से करते तो यहाँ 6.66 नहीं होता, 66.66 होता। अगर हम यहाँ गुना करते 1000 से तो 666.66 होता। कोई दिक्कत, यहाँ गुना किया 10 से, इसलिए 1 उधर से इधर आया, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान यही करना है कि समीकरण 1 को, समीकरण 2 को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना। तो यहाँ लिख देना समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, इसका थ्योरी इसका अच्छा से बहुत ही बेहतरीन से बताया, बहुत स्लोली मतलब कहे तो धीरे धीरे इस वीडियो का डिस्कशन में लिंक मिलेगा, जाकर वहाँ से देखिएगा, एकदम अच्छा समझाया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तब, अगर आ जाता तो अच्छा बात है। तो 10 में से यहाँ घटाइए फटाक से, तो 10 में से घटाइए इधर x, और इसको x वाला को x देने घटाइए, अब अंक वाला को अंक देने, तो यहाँ घटाइए कहता हूँ 6.66
3 को लिख देते हैं, 4 को नहीं लिखते, 0.66 में से घटाना। देखिए अब यहाँ समझिए, 3 घटेगा कितना हो जाएगा 9x। अब यहाँ देखिए 6 में 6 घटेगा 0, 6 में 6 घटेगा 0 और 0 में से 6 घटेगा 6, यानी कि 6 पॉइंट कुछ होगा तो 6.6 यानी कि 6। ठीक है, इसको x बराबर डायरेक्ट लिख दीजिएगा 6/9। यहाँ से काट दीजिए, 2 तिये 6 और 2 तिये 3 तिये 9, 3 दूना 6 और 2 तिये 9, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं चूँकि P/Q बराबर, चलिए तो ठीक है, ये देख रहे हैं P/Q बराबर क्या है 2/3। तो यहाँ मिस्टेक हो गया बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 दूना 6 और 3 तिये 9, ये किया था 3/3, यानी कि मेरा हो गया चौथा नंबर सवाल। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 5वां। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 5वां क्या है। चलिए तो सवाल नंबर 5वां देखते हैं। सवाल नंबर 5वां मेरा बोर्ड पे है, क्या बोला है, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक निकालें। सिंपल है, शून्यक निकालना। ठीक है, तो शून्यक गुणनखंड विधि से या फार्मूला लगाइए। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसका थ्योरी जानना, बहुपद का वास्तविक संख्या क्या है, कैसे पूरा निचोड़ है, उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाकर वहाँ सब देखिएगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल से समझाया हुआ, क्योंकि अभी यहाँ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला हमारा क्या है सवाल देखिए, 5वां सवाल, x² + 7x + 10, इसको निकालना शून्यक। हमेशा ध्यान रखें, शून्यक इसको हम लोग साढ़े साथ समय नहीं है तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शून्यक निकाल लीजिए, चूँकि करके अब शून्य को निकाल सकते हैं। x² गुणनखंड तोड़ना है, गुना करने के बाद 10 और जोड़ने के बाद 7, तो 5 और 2 से हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 और 5 और 2 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10। यहाँ से x को कॉमन कर लिए तो x + 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 को कॉमन कर लिए तो 2x + 5। कोई दिक्कत देखिए, हमेशा ये दोनों बराबर आएगा, जब भी ध्यान रखिएगा। अब निकालना शून्यक, भूल गए थे, निकालना शून्यक तो बराबर में 0, हमेशा ध्यान रखिएगा, निकालना शून्यक तो बराबर में 0 मानना पड़ेगा। चलिए तो x + 5 बराबर x + 5 हो गया, इधर कितना हो गया x + 2 बराबर 0। कोई दिक्कत, चलिए तो अब x + 5 बराबर 0 और x प्लस इस कोष्ट को हटाई दीजिए तो अच्छा रहेगा, x + 2 बराबर 0। अब वो साइड भेजिए, x बराबर -5। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, और x बराबर -2, इसको ना डायरेक्ट बोल सकते हैं अतः शून्यक। क्या बोल सकते हैं, अतः शून्यक -5, -2 है। कोई दिक्कत, तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें, ये बन गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, ले लिए होंगे। तो यहाँ थोड़ा सा समझिए गौर से क्या बोल के जा रहे हैं। ठीक है, ये जितना सारा ये पाँचों सवाल हल किए, तीसरे सवाल में फिर से अब रिपीट मार लेते हैं कि पहला सवाल मेरा क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकाले। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एग्जाम में देगा, वहाँ अंक अलग दे सकता, 6 की जगह पर कुछ और दे सकता, 8 की जगह पर कुछ और, 22 की जगह पर कुछ और, मतलब डिजिट बदल सकता, लेकिन तरीका यही रहेगा पूछने के लिए, आपको 4 नंबर कहे जाने वाला नहीं है। ठीक है, 100% बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए इंक्लूड विधि बोल के जा रहा है, इंक्लूड एल्गोरिदम बोल सकते हैं एग्जाम में, या इंक्लूड विभाजकता बोल सकता है, जैसे अच्छा लगे बस इंक्लूड बोल दे, चाहे आगे क्या बोलेगा पता नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें बोलेगा तो वहाँ भी वही ध्यान रखना है कि डिजिट अलग होगा, मतलब कहे तो अंक चेंज हो सकता है, 306 की जगह पे वहाँ कुछ और रख सकता, 657 की जगह पे वहाँ कुछ और रख सकता, लेकिन सब रूल तरीका यही रहेगा। ठीक है, जैसे भी बोला कि सीधे करेक्ट √5 एक अपरिमेय संख्या, तो √5 की जगह √2 रख सकता, √7 रख सकता। अभी बनाए 0.6 को P/Q ग्रुप में 2.47 रख सकता, बाकी जस्ट अभी समझा गए, मतलब रूल नियम सारा कुछ यही रहेगा। शून्यक निकाले, आपको 4 नंबर कहे जाने वाला नहीं है। तो ये पाँचों सवाल अभी हम दे देते हैं आपको होमवर्क के रूप में, आप पाँचों सवाल को बनाइए और आंसर मेरा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये पाँचों सवाल का हम ये दे देते हैं प्रश्न, आप जाके कर लीजिएगा। ठीक है, आपका 4 नंबर कंप्लीट हो चुका, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग मिलेंगे 5 या 4 नंबर से लेकर। ठीक है, तो अदर टॉपिक जो भी हो, अच्छा प्रश्न आप देखने वाले। ठीक है, यानी कि टॉप लाना है। ठीक है, टॉप लाना है तो लाना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल था मेरा क्या, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा, तो ही दे के जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे दे रहे हैं 6, 12, 60, इसको निकाल देना अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा, ध्यान रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड समझ जाइएगा ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, मासा और लासा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल मेरा क्या था कि इंक्लूड विधि से निकालना, तो उसको हम शॉर्ट में देते हैं। ठीक है, पहला दूसरा देते हैं कि आपका 255 और 106, आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, इससे बड़ा भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इंक्लूड विधि से निकालना है, कौन विधि से, इंक्लूड। चलिए तीसरा नंबर क्या होता है, 2.47 दे देते हैं। ठीक है, 2.47 पर क्या है मेरा रैंकिंग है। ठीक है, इसको क्या है, 47 के P/Q के रूप में लिखना है।
ठीक है, सवाल पूरा बोर्ड पे मिला था, उसको देख देख आप कर लीजिएगा। चलिए एक और देते हैं बहुपद, उसका आप शून्यक निकाल लीजिएगा। 1 2 3 3 हो गए, एक सवाल छूट गया। अच्छा क्या छूटा कर लेते हैं। चलिए तो सवाल नंबर सॉरी ये सवाल जो था 0.47 वाला सवाल नंबर चौथा था। ठीक है, तीसरा सवाल यही था मेरा, क्या सिद्ध करना। तो आप √7 को सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, √7 को सिद्ध कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 5वां देखिए। सवाल 5 में कर लीजिए हाल अपने से x² प्लस कितना दे दे, कुछ भी सवाल ले लीजिए आप। x² प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 5, इसका निकालना शून्यक। तो आप सवाल आता सर गुणनखंड नहीं टूटता है, तो नहीं टूटेगा तो फार्मूला लगाइएगा, लेकिन शून्यक निकालना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये पाँचों सवाल मेरा बोर्ड पे दे दिए, ये पाँचों सवाल को जाके हल कीजिए आप। ठीक है, और बनाइए ढंग से। अगर शून्यक सर क्वेश्चन ढंग से ठीक ठाक नहीं लगे 24 इसका ठीक है। ठीक है, आप यहाँ से इसका शून्यक निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जाके आप बनाइए, और बनाने के बाद कमेंट्स में जरूर बताइएगा सर कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इतना है और सेकेंड कितना है। ठीक है, और बाकी ऐसे ही क्लास आप लोग लेके आएंगे और मिलेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका 4 नंबर कहीं भी जाने वाला है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, सब सारा सवाल ऐसा ही मिलने वाला। ठीक है, इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, टॉप आना है तो आना है, बस समझ में आया कुछ। चलिए तो आज का क्लास के लिए जय हिंद।